हॉर्लिक्स और नेटवर्क 18 लेकर आए हैं मिशन पोषण भविष्य रोशन। तो बैंक निफ्टी नया हाई होगा अगले हफ्ते और देखिए मजबूती के साथ अब बैंक निफ्टी भी खुल चुका है। एचडीएफसी बैंक करीब 2% ऊपर खुलता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज में तेजी देखने को मिल रही है, करीब 1.5% मजबूत ये खुला है क्योंकि श्रीकाकुलम प्लांट को दरअसल यूएसएफडीए की तरफ से मंजूरी मिली है। इंडसइंड बैंक भी ऊपर, एक्सिस बैंक में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स ही देखिए बाजार को सहारा देने का काम आज फिर से करते हुए एचडीएफसी भी देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर रखिए नजर। टाटा मोटर भागता हुआ, जेएलआर के बिक्री के आंकड़े जबरदस्त आए हैं, लेकिन आज आईटी फिर से बैक सीट ले रहा है। इन्फोसिस देखिए, विप्रो देखिए, यहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। इवन एचयूएल थोड़ा सा नरमी के साथ आज खुलता हुआ आपको नजर आएगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी यहां पर देखिए फिर से तेजी के साथ कारोबार हो रहा है क्योंकि पिछले 6 दिनों से लगातार देखिए डीजल और पेट्रोल के दाम अब बढ़ रहे हैं और उसका फायदा इसको इस पॉकेट को मिलता हुआ। लेकिन कुछ स्टॉक्स जो पिछले हफ्ते भी गिर रहे थे देखिए आज भी यहाँ पर गिरावट का सिलसिला जारी है। क्वालिटी, लासा, सुपरजेन, ओमकार स्पेशलिटी जो डिमर्ज हुई थी स्टोरीज, ये सारी स्टोरीज देखिए इसके बाद अब ये गिरती जा रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए गिरता हुआ, यहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। और सीजी पावर में भी कोई राहत की खबर आज के दिन नहीं है, लेकिन वर्लपूल जैसे स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। खबरों के दम पर आज के सत्र में एचसीसीसी एक बाउंस दिखाता हुआ दिख रहा है। बलरामपुर चीनी, यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस, होप्स लगी हुई थी कि कुछ पैकेज निकल कर आएगा, ओवर द वीकेंड कुछ नहीं आया देखिए हाथ में, और इसीलिए ये एफएनओ में सबसे ज़्यादा खराब प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर अब बन चुका है। लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी स्टार प्रदर्शन दिखाते हुए हर्षता ये स्टॉक। जी हाँ, यहाँ पर फिर मजबूत शुरुआत होती हुई। एचडीएफसी बैंक में देखिए सौदे भी होना शुरू हो गए, वो अपडेट हम लेकर आएंगे। 1.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ इसी पर फोकस, और इसके साथ साथ एक स्टॉक और भागा है जो छुपा रुस्तम साबित हो रहा है। एचडीएफसी बैंक पर तो नजरें सभी की है। इंडसइंड बैंक में देखिए बड़ा कमाल, 2% की बढ़त के साथ ये स्टॉक इस समय खुला है। 1956-58 के लेवल्स यहां पर देखिए पकड़ी है रफ्तार, लोगों ने बड़ा ट्रेड यहां पर भी हो रहा है। डॉक्टर रेड्डीज बाजार खुलने से ठीक पहले हमने इसकी चर्चा की और देखिए 285 के लेवल्स पर 43 रुपए की बढ़त के साथ ये खुला। 2.5% ऊपर डॉक्टर रेड्डीज का अकाउंट है। एमएनएम में अच्छी खासी रफ्तार नतीजों के बाद स्टॉक ने पकड़ी, आज 900 के लेवल्स आ चुके हैं। आईओसी, एचपीबीपी का जिक्र हेमंत ने किया। गेल भी देखिए 1% ऊपर, और साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक में भी हमने देखा एक अच्छी तेजी बनी है। चलिए 16 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है एचडीएफसी बैंक पर, यह अपडेट आया है तो वो स्टॉक्स रेडार पर रहेगा। यहां पर हम देख रहे हैं बड़े सौदे होते हुए, मेरे ख्याल में 2141 के आसपास या फिर 40 के आसपास वो सौदे हुए हैं एचडीएफसी बैंक के। वो अपडेटेड फिगर लेकर आएंगे। फिलहाल 48 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 2180 जो हम कह रहे थे कि यहां से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, 2180 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एग्जैक्टली देखिए बिल्कुल वही लेवल आपको नजर आया। आज ब्लॉक डील्स में भी 2180 तक ब्लॉक्स हुए हैं और इस समय 2144 के आसपास कारोबार हो रहा है। तो जो रेंज हम पकड़ कर चल रहे थे वागले साहब, वो तो बिल्कुल मतलब प्राइस टू परफेक्शन रही। ये बताइए एचडीएफसी में अब जितनी तेजी होनी थी हो चुकी क्या? यू मीन एचडीएफसी बैंक में? सॉरी हाँ, एक फ्राइडे का जो हाई है 2160, आई थिंक वहीं पर टॉप बना है ये कैश के लेवल से, और मुझे लगता है ये 2120 तक नीचे जा सकता है। सो 2120 ऑन द डाउन साइड, 2160 ऑन द अपसाइड, ये आज के लिए मेरे लिए रेंज होगी। इन शॉर्ट अब कूदकर अब यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, अगर है तो एक बार प्रॉफिट बुक करें, नीचे ये स्टॉक आपको मिल सकता है। नजर रखिएगा इंडसइंड बैंक पर और एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी में तो क्या तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो ये हैं वो पॉकेट्स जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वागले साहब। बलरामपुर चीनी तो खुलते ही फिसलता जा रहा है, क्या ये और नीचे मिलने वाला है? और मिड कैप इंडेक्स क्या थोड़ी देर में लाल निशान में आ जाएगा? क्योंकि जो तेजी है केवल एचडीएफसी बैंक और इन खबरों के चलते हैं मेरे ख्याल में हेमंत। लेकिन इस समय इंडसइंड बैंक में एक राय ले लेते हैं, क्योंकि ये एक ज्यादा बड़ा ट्रेड साबित होगा। एचडीएफसी बैंक में तो लिमिटेशंस होंगी कि 2180 के आसपास अटक सकता है वो काउंटर, लेकिन बड़ा मूव तो इंडसइंड बैंक में भी आया। वागले साहब इस पर एक ट्रेड चेक कीजिए, क्या यहाँ पर अभी भी मौका है और रफ्तार पकड़ेगा या नहीं? 2% ऊपर खुला, अब 1953-54 के आसपास। हर्षिता, बिल्कुल इंडसइंड बैंक में मुझे वो स्ट्रेंथ दिखती है, उतने गैप से नहीं खुला है और थोड़ी सी अपसाइड है। और बैंक निफ्टी जो करेक्ट हुआ है और अगर वापस बाउंस बैक होता है तो ये कारण हो सकता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी चढ़ के तो लेना नहीं चाहिए, ऊपर में बिकवाली होगी। ठीक है, और आपने नहीं लेना चाहिए सर। 300 पॉइंट ऊपर वाला बैंक निफ्टी अब 200 पॉइंट ऊपर रह गया, ये और नीचे भी लेकिन इंडसइंड में वो स्ट्रेंथ दिखती है। लेकिन आप क्या इंडसइंड में ट्रेड लेंगे? हाँ, क्योंकि तेजी वहां पर है, खुलते ही वहां पर ज्यादा तेजी दिखी। इंडसइंड में 1940 तक ऑन अ करेक्शन, अभी 1950-52 है, लिया जा सकता है। मुझे लगता है 1970-75 तक के अपसाइड दिख
दिख सकते हैं। सचिदानंद, आप भी इंडसइंड पर एक राय फटाफट दे दीजिए। जी बिल्कुल, मैं काफ़ी सहमत हूँ। इनफैक्ट अगर ओपन लो देखें तो 1931.95 का है, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है कि यहाँ से एक लगातार अपसाइड बन सकती है आज के सत्र में। इनफैक्ट 1990 के टारगेट्स भी आ सकते हैं और नीचे में 1930 का मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रेकमेंड करूँगा। 1950 के आसपास बाइंग पोजीशन इंडसइंड बैंक में लेनी चाहिए। ऑल राइट, और मिड कैप इंडेक्स हम कह रहे थे कि ये लाल निशान में आ जाएगा। लीजिए, अब ये बिल्कुल 9 पॉइंट ही ऊपर रह गया है। तो बैंकिंग स्टॉक्स की वजह से हम ऊपर खुले ज़रूर, लेकिन देखिए ऊपर में मिड कैप्स में आ गई है बिकवाली, दबाव देखने को मिल रहा है। बलरामपुर चीनी में काफ़ी गिरावट हो चुकी है, तो इसको छोड़ देते हैं। पीसी ज्वेलर में क्या कमजोरी देखने को मिल सकती है वागले साहब, ये बताइए। और ये तो शुक्रवार को भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा था। सीरीज़ के पहले दिन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी थी। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है नीचे की तरफ, कहाँ तक जा सकता है? मुझे तो बलरामपुर भी बेचने जैसा लगता है। मुझे तो लग ही रहा था, लेकिन अब क्या है 3-3.5%, 4% गिर गया है। बलरामपुर के लिए भी राय दे दीजिए और पीसी ज्वेलर के लिए भी दे दीजिए। पीसी ज्वेलर्स तो ये लेवल पे भी बेचा जा सकता है, क्योंकि 152 का एक लो ये तोड़ रहा है। अभी देखो 152 तोड़ते ही 1 रुपये फॉल आ गया। मुझे लगता है 144 तक इंट्राडे जा सकता है, मे बी इवन 142 140 तक कल तक की बात करें तो पीसी ज्वेलर्स वीक होगा। 154 का स्टॉप लॉस आपको लेना होगा। ओके, बलरामपुर चीनी मैं समझता हूँ ब्रेकडाउन है। मुझे नहीं लगता ये 70.50 के ऊपर जाएगा। उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के 66 तक के मेरे इंट्राडे टारगेट्स होंगे, जो यहाँ से 3 रुपये नीचे है। तो जब हम बात कर रहे थे बलरामपुर चीनी तब 2% नीचे था, उसके बाद से गिरने लगा। तब तक हम बात करने लगे इंडसइंड बैंक की। और अब आप देख लीजिए, अगर आपने उस समय सुनकर इसको बेचा तो अब है 5.5% नीचे। बलरामपुर चीनी के लिए खराब खबरें भी आई हैं कि कोई राहत नहीं मिली ओवर द वीकेंड। जो लोग सोच रहे थे चीनी के लिए कुछ राहत मिलेगी, तो 69 रुपीज़ 10 पैसे का इसने लो बनाया है। 58 रुपीज़ 80 पैसे का इसका, यानी यहाँ से 10 रुपये नीचे इसका है 52 हफ्तों का निचला स्तर। अब आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि अब 1 महीना टल चुकी है ये खबरें, तो क्या ये बलरामपुर चीनी आगे 52 वीक लो लगा सकता है? आपकी राय दीजिए। आई थिंक ट्रेंड काफ़ी वीक ही रहा है। इनफैक्ट जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन बन रहा था, वो कंसोलिडेशन का वापस ब्रेकडाउन आ रहा है। तो आई थिंक यहाँ से नीचे के लेवल्स एटलीस्ट 65 तक तो मैं कंफर्टेबल हूँ। जो ऑल टाइम लो है उसका अभी अराउंड 58.90, बट आई थिंक समय के साथ आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल भी रीटेस्ट हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ ट्रेड के लिहाज से 65 के लेवल के लिए भी अभी भी शॉर्ट कर सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में देखिए दबाव देखने को मिल रहा है, और हम आपसे कह रहे थे कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर विलय किया जाएगा दूसरी सरकारी बैंकों का, तो फिर वहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा में गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा खुलते ही फिसलता हुआ इन खबरों के चलते छोटे छोटे बैंक्स को अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को लेना पड़ेगा, जिसकी खुद की हालत अभी काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो नतीजे देखिए वीक आ रहे हैं, उसके चलते आज देखिए पीएसयू बैंकों में क्या दबाव देखने को मिल रहा है। अगर जबरन किसी छोटे बैंक को पीएसयू बैंक में दिग्गजों में मर्ज किया जाएगा तो ये बाजार को दरअसल पसंद आने वाली बात नहीं है। इसीलिए देखिए एसबीआई भी गिरता हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बागले साहब चार्ट्स पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है? करेक्टिव, हाँ बिल्कुल शॉर्ट करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ये मुझे वीक लग रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप टारगेट्स की बात करें तो हेमंत मैं समझता हूँ कि 136.50 के स्टॉप लॉस से ये लेवल पे बेचेंगे तो 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस बनता है। मे बी 137, मुझे लगता है ये 128 के भाव आज दिखानी चाहिए आपको। 128 तक के लेवल्स आगे दिखाई देंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए ये एक शॉर्ट साइड का कैंडिडेट साबित हो रहा है। ऐसी बिकवाली के आइडियाज तो बहुत सारे हैं। एडीएजी कंपनियों पर भसीन साहब आपकी मैं राय लेना चाहूंगी, क्योंकि हर तेजी में लोग उतरने लगते हैं इस उम्मीद में कि और भागेंगे। आज देखिए एक मेजर करेक्टिव मूव फिर शुरू हो रहा है। पोजिशन है तो आरकॉम, आर नेवल, इन सब में आपकी क्या सलाह होगी? एग्जिट कर लें? अब इस वैल्यूएशन पे क्या एग्जिट करेंगे? तो इफ यू आर इन्वेस्टेड स्टे पुट। और मैं आपको अभी भी ये दावे से कहता हूं, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। ये वीकनेसेस ज्यादा देर परसिस्ट नहीं करेगी। आई थिंक वंस द आरबीआई मीट इज ओवर नेक्स्ट वीक यू विल बी चेसिंग न्यू हाइज। सो आपको जो भी डिप मिले अपना स्टॉक्स आइडेंटिफाई कीजिए। मार्केट्स आर ऑन द कस्प ऑफ गिविंग अ बिग ब्रेकआउट, पर्टिकुलरली इन द मिड कैप्स फ्रॉम नेक्स्ट वीक। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वागले साहब तो जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप देखिए एचडीएफसी बैंक ऊपर खुला
और ऊपर से तेज गिरावट एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुला और खुलते ही अब आप देखिए केवल 100 पॉइंट ऊपर रह गया। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से। एचडीएफसी बैंक अब क्या इतना बढ़िया बैंक है ना, इसको शॉर्ट देने की राय तो होती नहीं है दरअसल, बट हमारे व्यू से हमारा व्यू लेकिन तो नहीं होगा। एग्जैक्टली तो जो सीएनबीसी आवाज ने आपसे कहा कि आज कूदकर एचडीएफसी बैंक इन खबरों पर लीजिएगा मत, ये देखिए राय बिल्कुल सही साबित हुई है। दिन के निचले स्तर पर ये बैंक निफ्टी लेकिन बेचने का मन कर रहा है वागले साहब। वैसे थोड़ी देर हो चुकी है, कॉल तो सुबह से यही था कि बैंकिंग शेयरों में जहां खुलेंगे वहां से टॉप बन जाएगा। ये बताइए बैंक निफ्टी के लाल निशान में भी दिन के दौरान मिल सकता है आपको? सेम व्यू मैं अभी लूंगा। मैं कहूंगा कि एक बाउंस बैक के लिए वेट करें और फिर बेचें, नहीं तो आप ट्रैप हो सकते हो क्योंकि स्टॉप लॉस आपका लगभग 200 पॉइंट ऊपर बनेगा। सही कह रहे हैं आप। आपको कुछ ट्रेड नजर आ रहा है इस समय? रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक ऑफ द वीक हो सकता है, जिस तरीके से 920 930 के आसपास एक अच्छा बेस यहाँ पर बना हुआ है। आई थिंक यहाँ से काफ़ी कंसिस्टेंटली पोजीशंस लॉन्ग पे नज़र आ रही है। अप्रैल सीरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मई काफ़ी वीक रहा है एंड एक करेक्टिव पैटर्न यहाँ पर अब भी जस्ट टर्मिनेट हुआ है। तो आई थिंक यहाँ से 970 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं और इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक शॉर्ट टर्म बाय पोजीशन यहाँ पर मैं रेकमेंड करूँगा। 915 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 970 तक के भी टारगेट आ सकते हैं अगले कुछ दिनों में। दो स्टॉक्स जो लोगों को काफी फंसा चुके हैं हेमंत, एक है जस्ट डायल, इसमें देखिए थोड़ा सा मोमेंटम आ रहा है, और कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स तो हम सबको पता है कैसे कैनरा बैंक हिस्सेदारी बेचना चाह रहा था, वो कुछ मामला आगे बढ़ा नहीं। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ये QIP के जरिए करीब QIP या फिर प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कैनफिन होम्स में 1000 करोड़ रुपए रेज किए जा सकते हैं। ट्रेड यहाँ पर लोग थोड़ा सा तेजी का ले रहे हैं, लेकिन वागले साहब लेवल बताइए और बताइए सावधान कहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि दोनों स्टॉक्स जस्ट डायल और कैनफिन होम्स में लोग ट्रेड लेके फंस जाते हैं। जस्ट डायल लेकिन मोमेंटम तो ऑन द पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और देखो ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है, 595 598 जाके वापस नीचे आया, तो इसमें वॉलेटिलिटी हैंडल करना बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ इसको अवॉइड कर ले, अवॉइड करिए। यहाँ पर तेजी करने से कोई फायदा नहीं है। और देखिए 1200 रुपये से ये शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है, तो आगे चलकर तो इसको गिरना ही। और बैंक निफ्टी में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले 5 मिनट पहले जब हम बात कर रहे थे तब 90-100 अंक ऊपर था देखिए, और अब केवल 50 अंक ही ऊपर रहा है। तो 300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद सस्टेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि HDFC बैंक की वजह से ये ऊपर खुला था। और अब आप देखिए HDFC बैंक लाल निशान में। वागले साहब देखिए अब इसमें और दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि वो जो ट्रेड था वो अब ओवर होता हुआ नज़र आ रहा है। FIIs ने ले लिया, और अब आप देखिए अगर एक्सेसिव लिया होगा तो लोग सोच रहे होंगे कि ये अगले 5 दिन बेचेंगे, और इसीलिए HDFC बैंक में देखिए अब दबाव देखने को मिला। लेकिन क्वालिटी बैंक है अब, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से देखिए ऊपर में जहां खुला वहां इसने आज टॉप बना दिया। चलिए एक और दमदार एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। उदयन मुखर्जी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देश के जाने माने एक्सपर्ट। सर वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप तो लंदन भी अभी हाल ही में होके आए, ये बताइए सबसे पहले फिर FIIs का मूड माहौल क्या है? मूड उतना अच्छा नहीं है हेमंत, अनफॉर्चुनेटली। मुझे उम्मीद था कि FIIs बोलेंगे कि अभी आपका अर्निंग्स रिकवरी हो रहा है देश में, हम अभी थोड़ा इंटरेस्ट के साथ इंडिया देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि उतना एंथुजियाज्म बिल्कुल FIIs की तरफ नहीं है। आप पिछले हफ्ते भी देख लीजिए 2700 करोड़ का नेट सेलिंग FII से आया है, और लगातार में सीरीज़ में जो सीरीज़ अच्छा था मार्केट के लिए, इंडेक्स के लिए एटलीस्ट, वो बेच रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के बारे में वो क्रूड ऑयल लेके चिंतित हैं। हालांकि क्रूड में थोड़ा सा करेक्शन आया है। पॉलिटिकल माहौल लेके चिंतित है, क्योंकि उनको बाई इलेक्शन रिजल्ट्स पसंद नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि FY19 में एक हंग गवर्नमेंट होगा और एक कोalition खड़ा करना पड़ेगा कोई भी पार्टीज़ को। और रुपी जो थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, लेकिन 67-68 के लेवल डॉलर के साथ वो भी अनकंफर्टेबल कर रहा है FIIs को, और उनको लग रहा है कि आज इस हफ्ते नहीं तो अगले कुछ महीने में RBI रेट हाइक भी करेगा। तो ये सब कुछ देखते हुए और करंट वैल्यूएशंस को मानते हुए इंडिया FIIs के लिस्ट के टॉप में नहीं है। वो लग रहा है लगातार इंडिया का वेटेज थोड़ा नीचे करते जा रहा है, और हाँ, अभी तक तो हम म्यूचुअल फंड फ्लोज के कारण मार्केट स्टेबल है 10,500 के ऊपर, लेकिन मैं कहूँगा कि FIIs से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद इस साल नहीं रखना चाहिए। आप कह रहे हैं FIIs की से सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उदयन, क्या यहाँ पर उनमें थोड़ा सा भय ये भी है, जो तमाम आपने पॉइंट्स सामने रखे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कच्चे तेल वाला मामला हो, हमारे मैक्रोज हो, कि जो हम 20% की उम्मीद कर रहे थे रिटर्न्स इंडेक्स कमा कर देगा, उसकी अब संभावना काफ़ी कम हो जाएगी अगर
मिड टीन्स में आए वही बेहतर? Hmm. 20% मार्केट रिटर्न तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है हर्षदा यहाँ से मुझे। इस साल अगर मार्केट पॉजिटिव रहा मैं कहूँगा, क्योंकि दिसंबर में जब इस साल खत्म होगा, याद रखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश का इलेक्शन है और ये छोटे मोटे बाई इलेक्शन से वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है 2019 का सिग्नल के लिए। तो मैं कहूँगा दिसंबर में मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है और जहाँ पे ये साल की शुरुआत हुआ था वहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर रहे तो मैं कहूँगा ये साल ठीक ठाक रहा है। 20% तो मेरे ख्याल से बहुत ही नामुमकिन है इस साल के रिटर्न्स 2017 क्लोजिंग के ऊपर। तो मेरा उम्मीद उतना ऊपर नहीं है। 3-4% भी हो जाए तो उतना ख़राब आउटकम नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि एक इलेक्शन आ रहा है, वो एक बहुत बड़ा इवेंट है मार्केट के लिए और उसके चलते हुए मार्केट काफ़ी नर्वस है। और आपको दिख ही रहा है कि अगर सिर्फ इंडेक्स को देखना ठीक नहीं है अभी इस वक्त, क्योंकि आप ब्रॉडर मार्केट को देखें और लोगों की पोर्टफोलियोज को देखें, मैं कहूँगा कि मार्केट उतना स्ट्रांग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि मई के महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिर चुका है। साल के शुरू से स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिर चुका है। तो मई लगा था, अगर आप सेंसेक्स को देखोगे तो लगा था मई अच्छा सीरीज़ रहा है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स से पूछते हैं तो वो कहेंगे कि मई अच्छा सीरीज़ नहीं रहा है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियोज घट गया मई के महीने में। बिल्कुल सही है सर, मई के महीना तो बहुत पेनफुल रहा, खासतौर से स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स के लिए। ऊपर से कई शेयरों को एएसएम में डाल दिया गया, ऑडिटर्स ने इस्तीफा दे दिया, म्यूचुअल फंड्स की को कहा गया रिक्लासीफाई करिए अपने पोर्टफोलियो को। ये बताइए फिर अब मिड कैप में आपको लगता है कि ये पेन और जारी रहने वाला है क्या? क्योंकि कई दर्शकों के पास और ज़्यादातर लोगों के पास ये मिड कैप पड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा खराब प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है, या आपको लगता है कि अब हम लास्ट लेग में हैं खराब दौर के मिड कैप्स में? नहीं, लास्ट लेग तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी प्राइस करेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, इतना कहना सही होगा, क्योंकि 15-20% करेक्शन काफ़ी मिड कैप्स में, काफ़ी ज़्यादा भी हो गया बहुत मिड कैप्स में, 40-50% भी करेक्शन हो चुका है कुछ मिड कैप्स में। एक चीज़ वहाँ पे दिख रहा है कि जहाँ पे क्वालिटी है मिड कैप्स में वहाँ पे करेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वक्रांगी पीसी ज्वेलर्स जैसे करेक्शन नहीं हो रहा है, जहाँ पे स्टॉक ख़त्म हो रहा है, मतलब 80% 70% जैसे फॉल आ रहा है। तो एक चीज़ हो गई, इस साल की शुरुआत में लोगों को लगा था कि मिड कैप में बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गया, पी मल्टीपल्स ऐसे लेवल पे पहुंच गए थे। साल के शुरू में अगर आपने CNBC आवाज़ पे जो एक्सपर्ट्स आ रहे थे उनको मानना आप सोचेंगे, वो सब लोग कह रहे थे कि इस साल लार्ज कैप ज़्यादा अच्छा करेगा और मिड कैप्स अंडर परफॉर्म करेगा, और एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो वैल्यूएशन का एक बहुत बड़ा कारण था ये करेक्शन का, लेकिन आपने जो जिक्र किया अभी टेक्निकल जो रीजंस आ गए, जैसे म्यूचुअल फंड स्कीम रिक्लासिफिकेशन, FNO का मार्जिन बढ़ाना, एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स आ जाना 61 स्टॉक्स में, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स ये मिड कैप करेक्शन को और गहरा करते जा रहा है। तो मैं नहीं कहूँगा कि मिड कैप में जो करेक्शन होना था वो हो गया, लेकिन एक चीज़ होता है, पहले एक बड़ा प्राइस करेक्शन हो जाता है, उसके बाद अक्सर आप देखेंगे टाइम करेक्शन होता है कि अर्निंग्स आते जा रहा है लेकिन रिकवरी नहीं आ रहा है स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि वो अर्निंग्स को डाइजेस्ट कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो मैं कहूँगा जो अच्छे मिड कैप्स है वहाँ पे ज़्यादा प्राइस करेक्शन हो चुका है, शायद और थोड़ा होगा, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा रिटर्न्स और रिबाउंड एकदम वी शेप नहीं होगा, उसके बाद एक फ्लैट लाइन हो जाएगा। 3-4 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ सकता है रिटर्न्स के लिए फिर से। अच्छा सर, आपने RBI की बात करी, ये बताइए आपका अपना मानना क्या है? हमारे आपके लिए तो ये पॉलिसी का इतना महत्व नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्याज दरें तो हमारे आपके लिए पहले ही बढ़ चुकी हैं। तो क्या फिर RBI को बढ़ा देनी चाहिए इस बार, और एक कमेंट्री कम से कम डविश दे? बाजार तो दरअसल ये चाहता है। आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या हो सकता है और आप क्या चाहते हैं? देखिए, ये बताना मुश्किल है कि RBI इस हफ्ते बढ़ाएगा कि नहीं, क्योंकि आप दोनों तरफ आर्ग्यू कर सकते हो कि अभी टाइम नहीं आया बढ़ाने का, या बता सकते हो कि ये देखो आप जो बोलते हैं कर्व से पीछे पड़ जाओगे अगर अभी नहीं बढ़ाओगे तो एक फाइन मामला है इस हफ्ते का डिसीजन। लेकिन आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है कि मार्केट में तो इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बढ़ चुका है, पहले बॉन्ड डील बढ़ गया था और अभी बैंक्स ने भी अपना ब्याज दरें बढ़ा दिए हैं। तो RBI का सिग्नल आए ना आए, इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में ऑलरेडी बढ़ चुका है और शायद और थोड़ा बढ़ जाएगा अगले 6 महीने में। ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है और ये चैलेंज को मार्केट को संभाल के चलना पड़ेगा अगले 6 से 9 महीने। लेकिन अगर RBI का स्पेसिफिक एक हॉकिश कमेंट्री रहा तो मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है।
मार्केट थोड़ा नर्वस हो सकता है कि देखो और एक हेडविंड आ गया। पहले तो इलेक्शन था, कच्चा तेल का भाव था, अभी इंटरेस्ट रेट भी आ गया, तो 3-4 हेडविंड है हमारे सामने और पीछे से सिर्फ हमें पुश कर रहा है एक थोड़ा सा अर्निंग्स और इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये बैलेंस क्या बनेगा और ये सारे 10,000 पे रुकेगा ये बैलेंस या 10,000 पे फिर से रीटेस्ट होगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आरबीआई का इस हफ्ते का कॉल बताना तो मुश्किल है। मैं कहूँगा शायद आरबीआई इस बार वेट कर लेगा और अगले पॉलिसी मीटिंग में शायद वो अपना रेट बढ़ा देगा। उदयन, इन तमाम नेगेटिव्स के बीच फिर क्या कोई सुरक्षित निवेश रह सकता है क्या वो फिर टेक्नोलॉजी रहेगा, थोड़ा सा फार्मा रहेगा, या फिर वहां पर भी आपको इतने अब रिटर्न्स के लिहाज से उम्मीद नहीं है क्योंकि टेक तो काफी भाग चुका है? देखिए, आप पिछले कुछ 2 महीने का म्यूचुअल फंड परचेजेस देखेंगे, उससे साफ हो रहा है कि मार्केट का मूड क्या हो चुका है। मार्केट ये कह रहा है प्राइस एक्शन के जरिए कि सामने काफ़ी चैलेंजेस है, दिसंबर में इलेक्शंस है, अभी हीरो बनने का समय नहीं है, अभी अपना कैपिटल को प्रिजर्व करो। और कौन से स्टॉक में पैसा जा रहा है? HUL, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, मतलब टॉप क्वालिटी जो नेम्स है, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, उसी में म्यूचुअल फंड पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना है अभी पैसे में, अभी मिड कैप में एडवेंचर नहीं करना है और ऐसे ही वो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं। तो इस अगले 6 महीने का मेरे ख्याल से अप्रोच जो स्मार्ट प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स है उनका अप्रोच हो गया कि कैपिटल को प्रिजर्व करो, अभी रिटर्न्स पे फोकस नहीं करना है, अभी अपना कैपिटल को प्रिजर्व करना है कि 2019 में अगर अपॉर्चुनिटीज़ आए इलेक्शंस के आसपास और उसके बाद जो एक और साइकिल आ सकता है अर्निंग्स ग्रोथ के साथ, अगर उसको खेलने के लिए आपको खड़ा रहना है तो अभी अपने आप 2018 में आपका कैपिटल प्रिजर्व कर लो। 2017 में वैसे ही बहुत अच्छे गेन्स बन चुके हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं 12 महीने। उसके बाद 2019 में अगर अर्निंग साइकिल एक्सेलरेट करे और इलेक्शंस ठीक ठाक रहा तो और एक मौका मिलेगा रिटर्न्स बनाने के लिए। इस साल अपने कैपिटल को बचा लीजिए वो रिटर्न्स का गेम खेलने के लिए। 2018 रिटर्न्स का मामला नहीं है, कैपिटल को बचाने का मामला है। बहुत ही शानदार बात बताई सर आपने। तो 2018 जो है वो दरअसल कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। तो क्या अगर आप एक फंड मैनेजर की हैट पहनते हैं तो डेट में पैसा डाल देंगे आप? देखिए, डेट में एक दूसरा चैलेंज आ गया क्योंकि वहाँ पे यील्ड जैसे चल रहा है, फिक्स्ड इनकम मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाना 2018 में मुश्किल है। आप देखेंगे मई का जो फिगर्स आ रहा है म्यूचुअल फंड में, पहली बार बहुत महीनों क्वार्टर्स में म्यूचुअल फंड्स में ने सेल किया है डेट को, तो वो भी घबराए हुए हैं कि फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स क्या होगा अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते रहे और बॉन्ड प्राइसेस नीचे आता रहा। तो 2018 में एक बहुत ही आसान कॉल नहीं है एसेट एलोकेशन जो कहते हैं उसके लिए कि कहाँ पे पैसा डाला जाए। डेट में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स की उम्मीद नहीं है, वहाँ पे वॉलेटिलिटी है, और इक्विटी में पोर्टफोलियो रिटर्न्स कम होते जा रहा है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में करें क्या सर, ये बताइए सॉल्यूशन क्या है? किसमें पैसे लगाए, क्या करना क्या है सर? देखिए, एक तो मैं ये बता रहा था कि कैपिटल प्रेजर्वेशन, एक चीज हो रहा है फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स बैंक का बढ़ रहा है जी, कि वहां पे भी लोग सोच सकते हैं कि एक साल क्यों ना हाइड किया जाए, वहां पे कम से कम 7% रिटर्न तो आ जाएगा। फिर जब देखेंगे 2018 को खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे रिस्क कहाँ पे लिया जाए। ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला आपने और ये बहुमूल्य राय हमसे शेयर करी। धन्यवाद आपका एक बार फिर से। सच्चिदानंद उत्तेकर और संदीप आगले साहब हमारे साथ बने हुए हैं और आज ये बॉलिंग करने के मूड में ज़्यादा हैं। देखिए, पीसी ज्वेलर हमने खुलते ही कहा बेच दीजिए, 8% नीचे है इस समय ये स्टॉक का। तो पहला स्टॉक जो हमने आपको बताया था आज बाजार खुलते ही था बलरामपुर चीनी, 6% नीचे है, तब 2% नीचे था तब आपको बताया था। पीसी ज्वेलर में भी तब 3-4% की गिरावट थी, अब 8% की हो चुकी है। स्ट्राइड साशुन, इसके ऊपर भी रखिएगा नजर, और पिछले हफ्ते से हम लगातार कह रहे हैं कि ये स्टॉक भी गिरने के लिए तैयार है। बहुत जबरदस्त तेजी इसमें एक तरफा देखने को मिली थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी कुछ रूमर्स आए और उसके बाद यहाँ पर लगातार पिटाई होती हुई नजर आ रही है। बागले साहब, मुझे याद है पिछले हफ्ते भी हमारी इस पे बात हुई थी, ये बताइए आपने क्या टारगेट्स बताए थे और वो कब तक हासिल हो जाएंगे? अगर शॉर्ट किसी ने किया है तो खड़े रहें, नया शॉर्ट भी कर सकते हैं क्या? हमने कहा था कि 394 जैसे ही तोड़ेगा, मैंने फ्राइडे को ये कहा था कि 360 होगा मेरा पहला टारगेट, जो मुझे लगता है आज आ जाना चाहिए, और मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि वो भी ब्रेक होगा। फिर उसके बाद लगभग 340 342 तक
का एक लेवल टेस्ट हो सकता है। होगा सर, आज आप ही का दिन है। देखिए बैंक निफ्टी जिस तरह से गिरा है 300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद अब देखिए लाल निशान में बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। अभी अभी तो 50-60 पॉइंट नीचे ये चला गया था। अब ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो हर्षदा, आज सारे के सारे कॉल्स, चाहे वो HDFC बैंक के हों या फिर PC ज्वेलर पे हों या फिर बलरामपुर चीनी पर हो, सब बिल्कुल सटीक और हेमंत यहाँ पर अब और शायद शॉर्ट आइडियाज निकालेंगे लोग। एक तो स्टॉक्स जिस समय और नए टूटना शुरू हो गए हैं उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये 1.5% फिसला देखिए पिछले कुछ मिनटों में। यहाँ पर भी अब सेल साइड की पोजीशंस आना शुरू हुई हैं। 1244 पर खुला था, 1215 के लेवल्स आ गए। सचिदानंद, क्या शॉर्ट कर रहे हैं इसे आप? देखिए दबाव एकदम क्लियर है। इनफैक्ट आज का 17 देखे तो आई थिंक 1230 के आसपास अभी वापस एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और नीचे के लेवल देखे तो आई थिंक अराउंड 1195 तक के लेवल्स इंट्राडे आ सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली शॉर्ट पोजीशन आपको मेंटेन करनी चाहिए। 1190 के आसपास जैसे ही स्टॉक आ जाता है रिव्यू करना चाहिए। ऑलराइट, चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ashwinigujaral.com के फंड मैनेजर अश्विनी गुजराल। अश्विनी, जैसा आपने कहा था सुबह सुबह ये HDFC बैंक के चलते खुल तो ऊपर जाएंगे, लेकिन क्या टिकेंगे, ये बड़ा सवाल है। नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये बताइए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर है? देखिए मार्केट में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक बात सभी एक्सपेक्ट कर रहे हों तो वैसा नहीं होता। क्योंकि अगर फ्राइडे को आप मुझे बोल रहे हैं कि मंडे को HDFC बैंक 5% ऊपर खुलेगा, तो फ्राइडे को क्यों नहीं ऊपर गया? तो हमेशा इस न्यूज़ में, इस तरह की न्यूज़ में आपको दूसरी तरफ देखना पड़ता है कि फॉलो थ्रू आ रहा है या नहीं। तो ये क्लियर है कि HDFC बैंक ऊपर नहीं जा रहा, और इसकी वजह से बैंक निफ्टी में पूरा दिन अब दबाव बन सकता है, क्योंकि इस चक्कर में जो लोग फ्राइडे को खरीद कर गए थे उनकी अब पोजीशन कटेंगी। तो मार्केट पोजीशनिंग HDFC बैंक में बहुत बुलिश थी, और उसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आएगा। हमने सुबह बैंक निफ्टी पे शॉर्ट्स लिए और अब जो है मुनाफा भी ले लिया, क्योंकि गिरावट इतनी तेज़ आई है। ओवरऑल मिड कैप फिर से जो है नेगेटिव में जाने के लिए तैयार हैं, और जो हमने शॉर्ट कॉल दिए थे सेंचुरी टेक्सटाइल, BEML, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन तीनों में अब शॉर्ट पोजीशन ले जा सकते हैं। तो सेंचुरी टेक्सटाइल सेल है 910 का स्टॉप, 885 का टारगेट। BEML में 872 का स्टॉप, 850 का टारगेट। और इंडिया बुल्स हाउसिंग में सेल है 1240 का स्टॉप, 1200 का टारगेट। ठीक है, तो BEML में बिकवाली और साथ ही साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग जिसका हम जिक्र अभी भी कर रहे थे, 1200 का टारगेट अश्विनी ने दे दिया है। आगे कुछ और गिरावट भी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट साइड की पोजीशंस पर फोकस करें। और निफ्टी बैंक अब देखिए अब 90 पॉइंट नीचे है। सुबह से हम कह रहे हैं कि HDFC बैंक का ट्रेड एक तरफ, लेकिन निफ्टी बैंक में दबाव आएगा क्योंकि ऊपरी लेवल से लोग पोजीशंस हल्की भी करना शुरू करेंगे। तो ये फिलहाल आपके सामने साफ ट्रेड आ चुका है। अश्विनी को आगे हम जोड़ेंगे 12 बजे फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और 1:20 में भी, और मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले। अश्विनी शुक्रिया फिलहाल हमारे लिए समय निकालकर नए ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। तेज गिरावट तो अब दूसरे दिग्गजों में भी आना शुरू हो गई है। टाइटन देखिए, ये भी एक बिकवाली का कैंडिडेट, 900 के नीचे 892 के लेवल्स। वागले साहब, क्या ये एक शॉर्ट साइड पर ज्यादा पैसे कमा कर देगा? हर्षदा, बिल्कुल, और ये लेवल भी सही है क्योंकि एक मल्टीपल सपोर्ट जो 901 का है ब्रेक हो रहा है, 5 रुपए नीचे है उससे, तो आपको स्टॉप लॉस सिर्फ 6-7 रुपए का लेना होगा, 1% से भी कम। और मुझे लगता है ये 878 to 880, मतलब यहाँ से 10-12-14 रुपए नीचे दिखता है। तो नीचे जा रहा है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी नीचे जा रहे हैं। आज जैसा खराब बाजार मैंने कई दिनों में नहीं देखा, और मैं शुक्रवार को भी यही कह रहा था कि जिस हिसाब से दबाव देखने को मिल रहा है मिड कैप्स में, देखिए मिड कैप इंडेक्स अब 100 पॉइंट नीचे, आधे % कमजोरी के साथ निफ्टी लाल निशान में आ चुका है। हम कह रहे थे कि ये खुलेगा मजबूत HDFC बैंक की वजह से, लेकिन टिकेगा नहीं। 100 पॉइंट नीचे है इस समय बैंक निफ्टी। वागले साहब, आज लोगों के पैसे बने होंगे CNBC आवाज जिसने देखा, क्यों आप मानते हैं ना सचिन जी? पैसे बने होंगे या बचे होंगे? बचे होंगे, बचना भी जरूरी है। देखिए अगर सुबह सुबह आप देखकर बाजार आज खरीद लेते बाजार निफ्टी या बैंक निफ्टी, आप देखिए 400 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट किस दिन आपने पहले 15 मिनटों में बैंक निफ्टी में देखी है? बागले साहब ये बताइए, अभी कुछ कन्विक्शन आ रहा है बैंक निफ्टी का या वैसे मिस हो गया है वो ट्रेड? हेमंत, वो हमारा सेम लॉजिक होगा कि ऑलरेडी टॉप से ऑलरेडी लगभग 300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे हुआ है। तो देखिए आप गिनिए, जब ओपन किया हुआ था 900 के आसपास और अभी 478 है, लगभग 400 पॉइंट। तो अभी नहीं, जब 26,600 के आसपास लास्ट ट्रेड था। अभी मैं सोचता हूँ कि हमने अच्छा, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात की जाए।
सीजी पावर 24,400 की मैं ये दूंगा कि वहां पर एक सपोर्ट है, इसके लिए 24,400 पर सपोर्ट है। चलिए, यहाँ से 150 पॉइंट। सीजी पावर देखिए, क्योंकि ये तो पिछले हफ्ते भी गिर रहा था और जो पिछले हफ्ते के एक्सीडेंट्स हैं वो देखिए आज कंटिन्यू हो रहे हैं। हमने पीसी ज्वेलर कहा वो 8.5% नीचे, स्ट्राइड साशुन, ये सारे पिछले हफ्ते के एक्सीडेंट्स हैं जहां पर आज और गिरावट बढ़ रही है। कोई रिकवरी के संकेत यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। सीजी पावर के लिए इंपॉर्टेंट लेवल बताइए। देखिए क्लियरली दबाव है, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा अराउंड 49 के आसपास। ओके, तो स्टॉक अभी 56 शॉर्ट करेंगे। आई थिंक डेफिनेटली करना चाहिए। जिस तरीके से न्यूज़ जो है क्लैरिटी अभी तक नहीं है, 60 का स्टॉप लॉस होगा, एक मेजर हर्डल है वहाँ पर, एंड नीचे अराउंड 49 के आसपास एक बार रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही अदानी पोर्ट और पावर पर भी एक राय दीजिए सच्चिदानंद, क्योंकि यहाँ पर भी अब देखिए कमजोरी दिख रही है। शॉर्ट के तो कैंडिडेट्स हैं ही, और कितना टूटेंगे? देखिए अदानी पावर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव लग रहा है। इनफैक्ट 370 के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, 375 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, बट ऊपर में देखे तो अराउंड 390 395 के पास एक हर्डल है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर दायरे में स्टॉक थोड़ा टाइम ऑस्किलेट कर सकता है। तो मैं यहाँ पर इमीडिएटली फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह नहीं दूंगा। HDFC बैंक पर रखिएगा नजर। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए ये 3.3% नीचे, तो पूरा का पूरा आज जो बाजार है देखिए HDFC बैंक के इर्द गिर्द कारोबार कर रहा है। तो 300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद वागले साहब 100 पॉइंट ऊपर भी हम कह रहे थे बैंक निफ्टी बेचिए, अब है 200 पॉइंट नीचे। तो बैंक निफ्टी वन साइड फॉल कर रहा है, क्योंकि HDFC बैंक में देखिए बिकवाली हो रही है। FIIs खरीद जरूर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो बिक रहा है ये स्टॉक। ये बताइए HDFC बैंक के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम कह रहे थे आज बैंकिंग स्टॉक्स आपको खुलते ही नहीं खरीदने चाहिए। इंडसइंड बैंक दिन के हाई से देखिए फिसल चुका है। सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स में वन साइडेड फॉल देखने को मिल रही है। HDFC बैंक कहाँ रुकेगा नीचे में? मुझे लगता है 2020-2000 के आसपास ही जाना चाहिए। यहाँ से लगभग 40-50 पॉइंट नीचे है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो किसी ने शॉर्ट किया है तो मैं समझता हूँ वहाँ पर काट लेना चाहिए। कौन सा सपोर्ट आपने बताया? 2020 से 2000 HDFC बैंक। ओके, 2020 से ओके। आपने कहा था 2100 के नीचे शॉर्ट पोजीशन, सच्चिदानंद लोगों ने वही अप्लाई किया। आपके लेवल्स क्या होंगे? देखिए काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड अराउंड 2027 के आसपास। ठीक है, तो 2030 के आसपास मैं पोजीशन बुक करने की सलाह दूंगा। तो 2020 वागले साहब ने कहा और आप कह रहे हैं 2030। ठीक है, ऑलराइट। और देखिए अब पीसी ज्वेलर सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर, बलरामपुर चीनी दूसरा सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर, और तीसरा स्ट्राइड साशुन, और चौथा सीजी पावर। और अब आप याद करिए पिछले 20 मिनटों में हमने कौन से स्टॉक्स की बात करी, केवल इन्हीं शेयरों की बात करी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मंदी की पोजीशन इस समय बनती हुई। वागले साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा जब 1% नीचे था तब आपसे पूछा था बेच दीजिए, और आपने मोहर लगाई थी। अब है 3% नीचे, और कितना नीचे जा सकता है? क्योंकि सरकारी बैंक भी गिरेंगे। प्राइवेट बैंक्स तो गिर ही रहे हैं, सरकारी बैंकों के लिए तो खबर भी खराब आई है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आज नीचे में कौन से लेवल्स नजर आ सकते हैं? 128 के लेवल्स मैंने कहे थे। मुझे लगता है, और हमने बात सेल की कब की थी? 135 136 नीचे था। आज खुलते ही हमने बात करी थी इसकी। तो ऑलरेडी वहां से 2% गिरा है। ये कम से कम यहाँ से 2 से 3% गिरना चाहिए। आप भी इत्तेफाक रखते हैं अपने दोस्त के साथ? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जिस तरीके से अभी भी पोजीशंस है, आई थिंक कहीं पे भी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन बाय यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इनफैक्ट नीचे के लेवल आई थिंक 128 125 वापस रिविजिट हो सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन मेंटेन ही रखनी चाहिए। शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाए रखें बैंक ऑफ बड़ौदा में। और कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पर लोग मंदी कर रहे हैं। एनसीसी ये फिसला 3% नीचे। भारत फोर्ज में बिकवाली बढ़ रही है। एनबीसीसी में जो शॉर्ट ट्रेड जो होना था वो हो चुका है, लेकिन एनसीसी और भारत फोर्ज, वागले साहब, दोनों में बेहतर शॉर्ट इस समय कोई दिख रहा है क्या? भारत फोर्ज कितना टूटेगा? मैंने इनफैक्ट सबसे पहले मॉर्निंग में ये स्टॉक आइडेंटिफाई किया था, और फिर हम दूसरे स्टॉक्स पे चले गए। और वो मेरा लेवल है 636 का, जो ब्रेकडाउन है अभी 629 है। मुझे 618 का इंट्राडे टारगेट दिखता है, 636 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स भी देखिए, टाइटन, भारत फोर्ज, ये सब बढ़िया शेयर हैं, और ये भी आज करेक्ट हो रहे हैं। और कमजोर शेयर तो अब अगले साल ये पीसी ज्वेलर का होगा क्या फाइनली? अब ये 12% नीचे, 2% नीचे, 3% नीचे आपने कहा बेचे। आपने जब मुझे पूछा था, और मैंने ये देखा है हेमंत कि आप थोड़े से हिचक रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी 5% वो सही भी था। हाँ, सही है। गिरा था, और मुझे तभी भी अच्छा लग रहा था बेचने के लिए। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। लेकिन अभी बेचना नहीं चाहिए। अभी बेचना नहीं चाहिए एज ए डे ट्रेडर। थोड़े से लोअर लेवल्स तो है। आप पोजीशनल लेते हो तो मैं 110 के टारगेट की बात करूं। नहीं, मैं बलरामपुर चीनी पर हिचक रहा था पूछने के लिए, क्योंकि जब बलरामपुर चीनी हमने आपसे कहा सबसे पहले खुलते ही कि ये क्या गिरना चाहिए, तो उसके बाद ये गिर गया।
फिर हम दूसरी बात करने लगे, फिर मैंने आपसे पूछा पीसी ज्वेलर बेच ही देना फिर अभी, क्योंकि बलरामपुर चीनी गिर चुका है, याद करिए। तो हम कह रहे थे बलरामपुर चीनी अब 5% नीचे शायद बेचने में देर हो गई है, लेकिन पीसी में देर नहीं हुई है। सचिन जी देखिए, आई थिंक पीसी ज्वेलर्स अभी भी काफ़ी वीक है। इनफैक्ट जिस तरीके से 155 के आसपास एक ब्रेकडाउन हुआ है, वापस जो स्पाइक बनाया था, स्पाइक लो बनाया था अराउंड 95 के आसपास में भी, वो भी पर्टिकुलर लेवल वापस रिविजिट हो सकता है। आई थिंक यहाँ पर डेफिनेटली पोजीशन अपनी शॉर्ट में ही रखनी चाहिए, लॉन्ग करने की जिद नहीं करनी चाहिए। ठीक बात है। तो सबसे बड़ी बात कि इनको खरीदना नहीं चाहिए ये सोच के कि अब ये 10% नीचे मिल रहा है, ऊपर से इतना करेक्ट हो चुका है। आज आप क्या गिरे हैं ये स्टॉक्स? जी हाँ, मुंह के बल गिरे हैं जो आप कहते हैं ना, यहाँ पर सीधा फ्लैट ऑन द फेस, और यहाँ पर शायद और बिकवाली बढ़ती दिखाई दे। जिस तरह का मूड और मोमेंटम, 120 अंक नीचे अब मिड कैप इंडेक्स, और निफ्टी बैंक तो है ही 200 पॉइंट नीचे। कुछ और स्टॉक्स जो कमजोर हैं, इसमें डेल्टा कॉप देखिए 6.5% नीचे। दरअसल डेल्टा कॉप में डेवलपमेंट ये है कि जो एफआईआई की लिमिट है वो हिट हो चुकी है। अब ज्यादा एफआईआई यहाँ पर पोजीशन नहीं ले सकते, उनको थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी पड़ेगी, तो उसका असर देखा गया है। शंकरा जैसा स्टॉक भी जो अच्छा क्वालिटी का शेयर माना जाता है, वहां पर भी भारी भरकम मुनाफा वसूली। साइंट भी उस एफपीआई लिमिट का हिस्सा है जहां पर वो लिमिट हिट हो चुकी है, तो करीब 2-2.5% का नुकसान इधर। लेकिन लिस्ट लंबी होती जा रही है। हालांकि कुछ तेजी के ट्रेड्स, सेल देखिए, और सेल पे सिटी की रिपोर्ट आई थी, 83 का टारगेट, थोड़ी सी खरीदारी है नंबर्स के बाद। टाटा स्टील और सेल दोनों में तेजी बनी है। पागले साहब, सेल वेल में कुछ तेजी करके जाएंगे क्या, या फिर सिर्फ आज मंदी करनी है? पैटर्न में नहीं ऐसे नहीं, मैं बायस नहीं हूँ। पैटर्न में मुझे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। मुझे टाटा स्टील देख लेने दीजिए, क्योंकि वो नॉर्मली साथ में चलते हैं। टाटा स्टील में वन शेड बेटर देन सेल, बट तेजी करने वाली वो मोमेंटम नहीं है। लेकिन मेटल्स आज हर्षदा सही कह रही हैं। आप देखिए टाटा स्टील मजबूत है, हिंडाल्को तो वागले साहब हम पिछले हफ्ते भी कह रहे थे कि चल सकता है। और देखिए आज टाटा मोटर अब अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, ये 1.1% की तेजी टाटा मोटर दिखा रहा है। तो आप देखिए ये अब गिर नहीं रहा, लोग ज़्यादा यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं तलाश रहे जितना पहले तलाशा करते थे। तो वो एक और कॉल जो हमने आपको दी थी बिल्कुल सही साबित होती हुई। इसके अलावा देखिए वेदांता भी मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो मेटल एज अ पैक आउट परफॉर्म आज के सत्र में करता हुआ दिख रहा है, और इसकी वजह ग्लोबल मार्केट्स ही हैं। ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से अच्छी तेजी देखने को मिली है, हांगकॉन्ग का बाजार तो अभी भी मजबूत है, हम जरूर गिर रहे हैं, हम जरूर दबाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। 200 पॉइंट नीचे हो गया अब आप देखिए बैंक निफ्टी, लेकिन ग्लोबल जो मार्केट्स के ट्रेड्स हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पिछले हफ्ते भी बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहा था, और आज सुबह सुबह सचिदानंद कह रहे थे कि यहाँ पर रखिएगा नजर। देखिए ये वो कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, इनका सपोर्ट नहीं होता तो बाजार आज और नीचे कारोबार करता हुआ। लेकिन आज देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये इंटरेस्टिंग लेवल है। जब सुबह खुला था बाजार तो 3 बढ़ने वाले शेयर थे, और अब 3 गिरने वाले शेयर हैं 1 बढ़ने वाले शेयर के मुकाबले। ये देखिए हरी लकीर ऊपर थी और अब हरी लकीर नीचे कारोबार करती हुई, और लाल लकीर ऊपर। तो कमजोरी भरपूर है बाजार, कमजोरी भरपूर है। लेकिन इस कमजोरी के बाजार में जहां पर हमने इतने सारे शॉर्ट ट्रेड्स का जिक्र किया हेमंत, डॉक्टर रेड्डीज पर हमने तेजी की राय ली थी, बिल्कुल, क्योंकि खबर थी और श्रीकाकुलम प्लांट को एक यूएस एफडीए की ओर से अप्रूवल मिल गया तो तेजी बनेगी स्टॉक में। खुलते ही हमने कहा, और वो स्टॉक देखिए 2001 पर आ चुका है। जाते जाते इस पर भी एक राय ले लेते, क्योंकि 3% ऊपर है। भले ही दूसरे स्टॉक्स मंदी के घेरे में आए हो, डॉक्टर रेड्डीज में लोगों ने तेजी की है, और तेजी हम ही ने आपको सबसे पहले बताई थी कि यहाँ पर भारी भरकम बढ़त आएगी। 60 रुपए ऊपर वागले साहब अगला टारगेट। मुझे डॉक्टर रेड्डीज अभी भी अच्छा लगता है। आप आज और कल तक का व्यू लेते हो 1980, मतलब आपको एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेना होगा। 2040-2050 तक के मेरे टारगेट्स होंगे। अच्छा मागले साहब, एमएनएम में अब क्या किया जाए? ये शेयर चला है तो छप्पड़ फाड़ के इसने रिटर्न्स दिए हैं। आज के बाजार में आप देखिए निफ्टी में जहां ज़्यादातर शेयरों में गिरावट है, डॉक्टर रेड्डीज के बाद अगला शेयर जो हरे निशान में कारोबार कर रहा है वो टाटा स्टील और एमएनएम। ये टॉप 3 गेनर्स में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है। कहीं से कहीं तक देखिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही। इस स्टॉक को समझ में आ रहा है लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं। एमएनएम जिन्होंने हमारे कहने पर खरीदारी करी 850 के लेवल के आसपास से, हम कह रहे हैं इसमें तेजी करी है पिछले हफ्ते से, और आज भी देखिए क्या ज़बरदस्त तेजी यहाँ पर बनी हुई है। क्या टारगेट्स हैं आपको एमएनएम पर? 960 के मेरे ट्रेडिंग टारगेट्स होंगे। 960 2 या 3 दिन में आ सकता है, और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा लगभग 885 का। अगर आप पोजिशनल व्यू ले रहे हैं, मतलब 1-1.5 महीने का, मुझे लगता है 1050 में भी 1080 तक ये जा सकता है, और आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 850 का।
ठीक है, 850 का स्टॉप लॉस, लेकिन आगे मोमेंटम पकड़ेगा M&M, तो ये भी एक तेजी का कैंडिडेट। देखिए मंदी के ट्रेड्स तो बहुत हो गए, हमने कुछ तेजी की पोजीशंस भी आपको बताई हैं। डॉक्टर रेड्डीज, M&M। चलिए इसी के साथ वक्त थोड़ा इजाजत लेने का। सच्चिदानंद वागले साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर उम्दा ट्रेड्स बताने के लिए। हमारे दर्शकों को सेंसेक्स और निफ्टी दबाव के साथ ट्रेड करते हुए 52 अंक नीचे सेंसेक्स, तो निफ्टी 10,667 के आसपास कारोबार कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है हेमंत, थैंक्स टू HDFC बैंक 200 पॉइंट नीचे। तो HDFC बैंक जब बाजार खुला था तो निफ्टी का टॉप गेनर था और अब इस समय टॉप लूजर HDFC बैंक ही है, जो किसी NBC आवाज ने आपको सबसे पहले बताया था। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कमोडिटी बाजार में भी इसी तरह के आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं कमाई के, और ये सारे मौके लेकर आएंगी हमारी सहयोगी मुग्धा दिल्ली से। हम दोनों को दीजिए विदा, नमस्कार।